The Indian Evidence Act 1872. We start from the beginning, or we can say understand the background of making of Indian Evidence Act 1872. स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से। ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया में मुगल मुस्लिम जो शासक हुआ करते थे उनका राज था। वो जब भी कोई केस आता था उसके लिए कस्टम और यूसेजेस के थ्रू केस में जजमेंट दिया करते थे। जब ब्रिटिशर्स का दौर आया तो कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं था जिसके बेसिस पर हम फैक्ट की रेलिवेंसी या एडमिसिबिलिटी चेक कर सकें। कोई डॉक्यूमेंट प्राइमरी है या सेकेंडरी, कोई एविडेंस सर्कमस्टेंशियल कब होता है, ये चीज़ें पता कर सकें। देन ब्रिटिशर्स उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पास किया, जिसकी ड्राफ्टिंग की थी सर जेम्स फिट्जगेराल्ड स्टीफेंस ने। और जो आज हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं वो उसी दौर का है और उसी टाइम का है। हाँ, बट टाइम टाइम पर इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं जो हम लोग रेलिवेंट सेक्शंस के साथ ही पढ़ा करेंगे। अब बात करते हैं इसके नेचर की। पहली चीज ये कि एग्जॉस्टिव नहीं है। नेचर में मतलब है इट डज नॉट इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग इन इट। सेकेंड थिंग, इट इज अ लेक्स फोरी लॉ, नॉट लेक्स लोसाई। लॉज या तो लेक्स फोरी होते हैं या लेक्स लोसाई होते हैं। लेक्स लोसाई का मतलब होता है द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच अ ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म्ड और अ टॉट इज कमिटेड और अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड। और लेक्स फोरी का मतलब होता है द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच एन एक्शन इज ब्रॉट, यानी कोर्ट उस लॉ को अप्लाई करेगा जिस जगह रेमेडी सीख की गई है। फिर इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ, बट इसके कुछ पार्ट सब्सटेंटिव लॉ का भी आभास दिलाते हैं, जैसे सेक्शन 115 यानी स्टॉपेल। देन इट हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो इस प्रकार समझें कि लॉ बनाने के बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी का जो इफेक्ट होता है वो दो तरीके से होता है, या तो रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है आगे होने वाले इंसिडेंट पर प्रभावी, यानी अगर वो लॉ 9/5/2020 को लागू हुआ विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो 9/5/2020 के बाद के एक्ट्स या कार्यों पर ही एप्लीकेबल होगा, न कि 9/5/2020 से पहले के। अब रेट्रोस्पेक्टिव इसके विपरीत है। मतलब अगर किसी एक्ट या अमेंडमेंट के साथ ये है कि 9/5/2020 को इन्फोर्स्ड होगा विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि वह एक्ट या अमेंडमेंट 9/5/2020 के पहले के एक्ट या कार्यों पर भी एप्लीकेबल होगा। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब हम इस एक्ट का सेक्शन 1 पढ़ते हैं। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. It extends to the whole of India except the state of J&K and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial, other than court martial convened under the Army Act, the Naval Discipline Act, the Indian Navy Discipline Act 1934 or the Air Force Act, but not to affidavits presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator. तो इस एक्ट में जो इस एक्ट को हम नाम से जानेंगे वो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से जाना जाएगा। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। फर्स्टली, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 370 तो ख़त्म कर दी गई है, फिर भी ये जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है, तो इसका आंसर ये है कि आर्टिकल 370 हटाकर J&K को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था बस वो हटाया गया है। बट जब तक अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट्स में एप्लीकेबिलिटी में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K पार्लियामेंट द्वारा हटाया नहीं जाता है, तब तक ये एक्ट्स में ऐसे ही पढ़ा और समझा जाएगा। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर कोर्ट, और सभी कोर्ट मार्शल पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट के अंडर होते हैं, या कोर्ट मार्शल जो द नेवल डिसिप्लिन एक्ट या द नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 के अंडर होते हैं, या कोर्ट मार्शल जो द एयर फोर्स एक्ट के अंडर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली बात यह है कि एविडेंस एक्ट क्या क्या एक्सक्लूड करता है।
तो पहली बात ये कि एफिडेविट्स को कोर्ट्स में पेश हुए हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा ये कि आर्बिट्रेटर के समक्ष जो प्रोसीडिंग्स होती है उन पर ही एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर समराइज करें इसको कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर पर, सेकंड कोर्ट मार्शल कन्वेन्ड अंडर आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट और द नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, द एयर फोर्स एक्ट, थर्ड ऑन एफिडेविट्स एंड फोर्थ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। आपका एप्लीकेबिलिटी का रिवीजन भी हो गया। अब कोई कभी भी पूछे भाई एविडेंस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है तो आप तुरंत बता देंगे उसको। और इसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872 है। 1 सितंबर 1872 याद रखिएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डेट ऑफ एसेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट में डिफरेंस होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब डेफिनेशंस, और सारी डेफिनेशन जो सेक्शन 3 में दी हुई हैं, एविडेंस एक्ट में जहां भी वो वर्ड्स यूज होते हैं उनका मीनिंग वही लगाया जाता है जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिया हुआ है। तो अब हम बारी बारी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन दी हुई है वो है कोर्ट। कोर्ट मीन्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंसेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि जितने भी जजेस और मैजिस्ट्रेट हैं वो सभी पर्सन जो लीगली एविडेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड हैं वो कोर्ट की डेफिनेशन में आते हैं, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। क्योंकि हम ये सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी में पढ़ चुके हैं कि एक्ट जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड डेफिनेशन है आपकी फैक्ट, जो कहती है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स फर्स्ट एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। सेकेंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। एनीथिंग में कुछ भी आ सकता है। मेरे पास ब्लू पेन है, ये एक फैक्ट है। मेरा यूट्यूब चैनल है, ये एक फैक्ट है। आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, आप भारत में रहते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज अ फैक्ट। स्टेट ऑफ थिंग यानी चीज़ों की अवस्था या किस कंडीशन में वो चीज़ है वो स्टेट ऑफ थिंग है। और रिलेशन ऑफ थिंग यानी चीज़ों का संबंध क्या है आपस में, वो फैक्ट हैं। फैक्ट मतलब विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी जिन्हें सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, चाहे वो थिंग हो, स्टेट ऑफ थिंग हो या रिलेशन ऑफ थिंग हो, वो फैक्ट है। सेकेंड चीज़ जो इसमें दी हुई है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसको कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति की एक सर्टेन ओपिनियन है अबाउट एनीथिंग, उसका इंटेंशन है, उसने कोई काम गुड फेथ में किया है या इल विल से या कपट पूर्वक यानी फ्रॉडलेंटली किया है, ये सब भी फैक्ट है। ये मेंटल कंडीशन के बारे में बताती है। अब आपकी अगली डेफिनेशन आती है रेलिवेंट। One fact is said to be relevant to another when one is connected with the other in any of the ways referred to in the provision of the act relating to the relevancy of facts. रेलिवेंसी के लिए 2 फैक्ट्स का होना ज़रूरी है और एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस एक्ट में दिए हुए प्रोविजन के बेसिस पे जुड़ा हुआ हो। यहाँ डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आपको याद क्या रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि सेक्शन 5 to 55 ऑफ दिस एक्ट इज टॉकिंग अबाउट रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 5 से लेके 55 तक जितने प्रोविजन दिए हुए हैं वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स बताते हैं, तो अगर वो उसमें कवर हो रहे हैं तो वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्ट इन इशू। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। तो फैक्ट इन इशू मीन्स फैक्ट विच आर इन डिस्प्यूट। जैसे फैक्ट तो ये हो गया जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे मैंने 4 बजे खाना खाया, ये एक फैक्ट है। आपने एविडेंस पढ़ा, ये फैक्ट है, पर ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन या मैटर ऑफ डिस्प्यूट नहीं है। जबकि फैक्ट इन इशू जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। जैसे ए ने बी को मारा तो इशू क्या है, वेदर ए किल्ड बी, क्या ए ने बी को जहर देकर मारा, ये फैक्ट इन इशू है। ये जो विवाद के विषय हैं वो फैक्ट इन इशू यानी विवादक तथ्य कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है डॉक्यूमेंट।
Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. डॉक्यूमेंट या दस्तावेज का मतलब है कोई भी मैटर जो किसी भी चीज़ पर लेटर यानी अक्षर, फिगर यानी अंकों, या मार्क्स यानी चिन्हों या इनमें से एक से अधिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। कोई फाइल जिस पर कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है। प्रिंटेड थिंग्स आर डॉक्यूमेंट, फोटोज आर डॉक्यूमेंट्स, कैरिकेचर यानी जो कार्टून एक्सेट्रा आप न्यूज़पेपर के कॉलम्स में देखते हैं, दे आर डॉक्यूमेंट्स। कोई मैप है या किसी मेटल प्लेट पर कुछ उकेर कर बनाया गया है या लिखा गया है, ये सब डॉक्यूमेंट है। अगली डेफिनेशन है आपकी एविडेंस। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. Second, all documents including electronic records produced for the inspection of the court, such statements are called documentary evidence. इस डेफिनेशन से हमें सीधे सीधे ये समझ में आता है एविडेंसेस दो टाइप के होते हैं। पहला ओरल एविडेंसेस, जिसे कोर्ट में साक्षियों यानी विटनेसेस के द्वारा मौखिक रूप से देकर यानी बोल कर दिया जाता है। और सेकेंड हैं वो हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जिसे कोर्ट में कोर्ट के इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है और कोर्ट में उपस्थित होकर किसी अन्य तरीके से अपना बयान देता है, जैसे उसने लिखकर बयान दिया हो, तो ये ओरल एविडेंस की कैटेगरी में आएगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में? तो सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज कोई डम विटनेस जब ओपन कोर्ट में अपना बयान देता है, चाहे वो इशारों में दे या लिखित में दे या किसी भी प्रकार से जो समझने योग्य हो, तो इस प्रकार से दिया गया बयान ओरल एविडेंस की कैटेगरी में आता है। कंडीशन ये है कि पहला तो उसे ओपन कोर्ट में दिया गया हो, दूसरा कोर्ट इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की असिस्टेंस लेगा, और तीसरा स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ्ड। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई डम विटनेस जो बोल नहीं सकता है ओपन कोर्ट में इस तरीके से लिखित में या इशारों में अपना जो है स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसे ओरल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और considers its existence is so probable that an ordinary prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक फैक्ट को साबित कब माना जाएगा? जब जो मैटर है उसको कंसीडर करके कोर्ट या तो ये विश्वास करे कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, या उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस होने की प्रोबेबिलिटी इतनी अधिक है कि एक सामान्य व्यक्ति उस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में सर्कमस्टेंसेस में यही मानेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। डिसप्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल दैट एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन ऑट, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक फैक्ट को ना साबित डिसप्रूव कब माना जाएगा? ना साबित इसको हिंदी में बोलते हैं, ना साबित कब माना जाएगा? जब जो मैटर है उसको कंसीडर करके कोर्ट या तो यह विश्वास कर ले कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, या उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस ना होना उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी अधिक है कि एक सामान्य व्यक्ति उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस पर यही मानेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हो गया आपका डिसप्रूव्ड यानी ना साबित। फिर आता है आपका नॉट प्रूव्ड यानी साबित नहीं हुआ। अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। एक फैक्ट जो ना तो प्रूव्ड हुआ है ना डिसप्रूव्ड हुआ है वो नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में आता है, यानी फैक्ट का एग्जिस्टेंस भी साबित नहीं हुआ और नॉन एग्जिस्टेंस भी साबित नहीं हुआ है। द एक्सप्रेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर एंड सब्सक्राइबर shall have the same meaning respectively assigned to them in the Information Technology Act 2000। अब जल्दी से सेक्शन 4 समझ लेते हैं, जिसमें मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ आते हैं। मे प्रिज्यूम, whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or court may call for proof of it। इट मीन्स जहां पर भी इस एक्ट में लिखा है दैट कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो वहां पर या तो कोर्ट ये मान सकता है कि फैक्ट प्रूव्ड है जब तक उसे डिसप्रूव ना करा दिया जाए बाय पार्टीज ऑफ द केस, या कोर्ट उस फैक्ट के लिए प्रूफ मांग सकता है। यानी दो कंडीशन होती है। कोर्ट ये मान के चल सकता है कि फैक्ट प्रूव्ड है अनलेस एंड अनटिल, जब तक पार्टी उसे डिसप्रूव करने के लिए फैक्ट एविडेंसेस ना दे दें, उसे डिसप्रूव ना करा दें, या फिर कोर्ट उसे प्रूफ उसके लिए मांग सकता है कि आप भाई इसको साबित कीजिए। शैल प्रिज्यूम, whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। जहां कहीं भी इस कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है, याद रखिए मे प्रिज्यूम में उन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड, शैल प्रिज्यूम में डायरेक्शन दिया है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो कोर्ट उस फैक्ट को तब तक प्रूव मानेगा जब तक उसे डिसप्रूव न करा दिया जाए बाय पार्टीज बाय गिविंग एविडेंसेस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? पहले में ये था मे प्रिज्यूम में कोर्ट मान सकता है, सकना, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट मानेगा। फिर मे प्रिज्यूम में व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, शैल प्रिज्यूम में इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, और मे प्रिज्यूम में पार्टीज एविडेंसेस दे सकती हैं उसको डिसप्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ कोर्ट भी चाहे तो मांग सकता है। बट शैल प्रिज्यूम में सिर्फ पार्टीज का जिक्र है कि पार्टीज उसको डिसप्रूव कराएंगी एविडेंसेस देके, कोर्ट अपनी तरफ से उसके लिए प्रूफ नहीं मांगेगा। अब आपका थर्ड आता है कंक्लूसिव प्रूफ। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, the court shall on the proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for purpose of disproving it। इसका मतलब ये है कि जहां कहीं भी इस एक्ट ने डिक्लेयर किया है, जहां कहीं भी इस एक्ट ने डिक्लेयर किया है, आप ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को कि कहाँ पे प्रोवाइड है, कहाँ पे डायरेक्टेड है, कहाँ पे डिक्लेयर है, कि एक फैक्ट किसी अन्य फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है, वहां एक फैक्ट के प्रूव हो जाने पर कोर्ट दूसरे फैक्ट को अपने आप प्रूव मानेगा और उसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंसेस अलाउ नहीं करेगा। मे प्रिज्यूम को प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं सेक्शन 86, 87, 88, 90, जबकि शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोला जाता है। इसमें भी शैल प्रिज्यूम को रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोला जाता है क्योंकि उसे डिसप्रूव किया जा सकता है, जबकि कंक्लूसिव प्रूफ को इरिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट लॉ बोला जाता है क्योंकि उनको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंसेस अलाउ कोर्ट नहीं करता है। सेक्शन 79 to 85 और सेक्शन 105 शैल प्रिज्यूम के एग्जाम्पल हैं, एंड सेक्शन 41, 112, 113, 115, 116 और 117 कंक्लूसिव प्रूफ के एग्जाम्पल हैं। एक छोटा सा मैंने मतलब चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि प्रिजम्पशंस कैसे होते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में भी शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप ये आपको ईजी भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मेरे चैनल के न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिले, उसके लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।